हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे डाउट सेशन के सीरीज में। एक इस सीरीज में हमारे जो भी स्टूडेंट है जिनको जिस भी टॉपिक्स पे डाउट होता है, जो भी चीज पे डाउट होता है उसके ऊपर वीडियो आएगा। ठीक है, तो जिनको भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में डाउट बताएं अपना, जो चीज समझ नहीं आ रही है वो बताएं। उन सभी चीजों पे वीडियो लाया जाएगा ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। ठीक है, देखो, सबसे पहला डाउट एक स्टूडेंट का है कि माइक्रोवेव से रिलेटेड डाउट है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि माइक्रोवेव क्या होता है, माइक्रोवेव का वर्किंग कैसा होता है, माइक्रोवेव का यूजेस क्या होता है, और माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव जो कि लोग कंफ्यूज होते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये सब आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग माइक्रोवेव। देखो, माइक्रोवेव क्या है, अगर देखा जाए तो माइक्रोवेव बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक मिनट माइक ऑन है। माइक्रोवेव बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इस चीज को आप बहुत क्लियरली समझो। माइक्रोवेव बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक हिस्सा है, जो रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड वेव्स, इन दोनों के बीच होता है। ठीक है, अगर आप इस टेबल को देख पा रहे हो तो देखो, माइक्रोवेव क्या है, ये रेडियो वेव और इंफ्रारेड, इन दोनों के बीच का होता है। अभी देखो ये बीच का क्या है, अगर हम एक चीज देखें कि ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन का जो वेवलेंथ है, ये लेंथ लगभग लगभग 1 मीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक हो सकता है। ठीक है, और जब हम इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी क्या देखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी लगभग लगभग 300 हर्ट्ज से लेकर मेगा हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक हो सकती है। ठीक है, अभी देखो ये चीज कैसे आपको बताता है माइक्रोवेव का पूरा लॉजिक। देखो, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम का मिड रेंज एनर्जी बैंड होता है। अभी देखो ये मिड रेंज एनर्जी बैंड क्या है और कैसे है, हम इसी को समझेंगे। लेकिन हम माइक्रोवेव का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि उसका वर्किंग कैसे होता है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, तो ये कैसे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट कैसे है? देखो, माइक्रोवेव आप लोगों के घर पे होता है, ठीक है, माइक्रोवेव में क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन में एक ओवन, ठीक है, ये जो माइक्रोवेव ओवन है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये काम कैसे करता है, यहाँ इसमें चीजें गर्म कैसे हो जाती है। तो देखो, सबसे पहले एक चीज समझो, माइक्रोवेव ओवन में एक डिवाइस लगा होता है जिसका नाम होता है मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये जो मैग्नेट्रॉन है ये क्या करता है, देखो, ये जो मैग्नेट्रॉन है ये लगभग लगभग 2.45 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का माइक्रोवेव जनरेट करता है। ठीक है, और ये जो वेव है, ये वेव जब आप माइक्रोवेव के अंदर में कोई फूड रखते हो, ठीक है, ये वेव क्या करता है, ये फूड के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, और जब ये फूड के अंदर पेनिट्रेट करता है तो फूड के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ये वाटर वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल का नेचर अगर आप देखोगे तो डाइपोलर नेचर होता है। ठीक है, और जब ये डाइपोलर नेचर का मतलब क्या है इसका, कि इसका एक एंड पॉजिटिव होगा और एक एंड नेगेटिव होगा। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग डाइपोलर नेचर का कह रहे हैं। अभी देखो, हम इस चीज को यहां तक समझ रहे हैं कि माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है, मैग्नेट्रॉन जो होता है वो 2.5 गीगाहर्ट्ज का एक माइक्रोवेव जनरेट करता है। ये फूड के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि डाइपोलर नेचर का होता है, वो क्या करता है,
अभी देखो, माइक्रोवेव फील्ड के इफेक्ट से क्या होता है ना, कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये जो माइक्रोवेव जनरेट हो रहा है, इसके इफेक्ट के कारण ये जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल रैपिड वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। रैपिड वाइब्रेशन, ठीक है। और ये जो वाइब्रेशन होता है, इस वाइब्रेशन के कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। एंड इसी फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। और इसी हीट के कारण हमारा क्या होता है, फूड वार्म हो जाता है। क्लियर है? अभी देखो, ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो कि कैसे हमारा फूड माइक्रोवेव में गर्म हो रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। अभी देखो, माइक्रोवेव का अगर हम ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं, तो इसी प्रोसेस में ना हम माइक्रोवेव का यूज भी समझते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे कि हमारा माइक्रोवेव जो है, इसका यूज हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन में होता है, ठीक है। अभी कम्युनिकेशन में कहाँ पे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हमारा रडार सिस्टम, हमारा वाईफाई जो है, ठीक है, जो आप देखते हो 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। क्लियर है? इसके अलावा हमारा जो मोबाइल नेटवर्क है, इसमें भी होता है, ठीक है। अभी देखो, ये तो था हमारा कि कम्युनिकेशन में, और क्या होता है, स्पेस में, डिफेंस में। यहाँ पे क्या है कि हम इस माइक्रोवेव का यूज करते हैं रडार ट्रैकिंग में, वेदर फॉरकास्टिंग में। वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम जो होता है, इस सिस्टम में हम लोग इसका यूज करते हैं। और डोमेस्टिकली आप लोग ने देखा कि माइक्रोवेव जो हम लोग यूज करते हैं उसमें। अब देखो, जो बेसिक कंफ्यूजन है ना, यहाँ तक लोगों को समझ आ जाता है, लेकिन बेसिक कंफ्यूजन कहाँ होता है, बेसिक कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। ये जो माइक्रोवेव है और ये जो रेडियो वेव है, इन दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग ना फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे, ठीक है। हम लोग फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, हम लोग वेवलेंथ को देखेंगे। इससे हम लोगों को पता चलता है कि आखिर इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो, सबसे पहले सबसे पहले आते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जो हमारा रेडियो वेव होता है ना, देखो, रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, वो लो होता है, ठीक है। और हमारा जो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी है, वो हाई होता है। अभी देखो कैसे, यहाँ पे देखो क्या, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ये लाइन देखो, ये लाइन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी दिखाता है। और रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे लो रहता है, माइक्रोवेव का उससे ज्यादा है, इंफ्रारेड का उससे भी ज्यादा है, विजिबल लाइट का उससे भी ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट का उससे भी ज्यादा है, गामा रेस का फ्रीक्वेंसी उससे भी ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हो, ठीक है। तो रेडियो वेव में फ्रीक्वेंसी देखो सबसे लो है, माइक्रोवेव में उससे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा कहाँ है, गामा रेज में। फिर आता है वेवलेंथ। अभी देखो, वेवलेंथ हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? वेवलेंथ हम लोगों ने बहुत जगह पे पढ़ा है, जैसे कि जब हम लोग ज्योग्राफी भी कर रहे थे, तो वेवलेंथ समझ रहे थे कि क्या होता है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, फ्रीक्वेंसी मैंने आप लोगों को नहीं बताया। फ्रीक्वेंसी क्या है, देखो यहाँ पे कि कितने टाइम ये दिख रहा है आपको ऊपर नीचे करते हुए, कितना साइकिल बन रहा है। यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा साइकिल कहाँ पे बन रहा है, गामा रेज में, ठीक है। और सबसे कम साइकिल कहाँ पे बन रहा है, रेडियो वेव में, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है। अब आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका वेवलेंथ यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। एक वेव का पूरा लेंथ क्या है, आप देखोगे जो हमारा रेडियो वेव है, इसका एक वेव का लेंथ आपको लंबा दिखेगा, लेकिन जो आपका माइक्रोवेव है, इसका जो लेंथ है, ये आपको शॉर्ट दिखेगा, ठीक है। एनर्जी अगर आप देखोगे, तो रेडियो वेव में क्या होता है, एनर्जी लो होता है, लेकिन माइक्रोवेव में एनर्जी हाई होता है। इसीलिए इसका यूज हम लोग रडार में करते हैं, सैटेलाइट में करते हैं, कुकिंग में करते हैं,
लेकिन हम जब रेडियो वेव के बारे में बात करते हैं, इसका यूज हम लोग एफएम रेडियो में कर रहे हैं, एएम रेडियो में कर रहे हैं, ये जगह पे हम इसका यूज देख रहे हैं। ठीक है, बस इतना आपको पता होना चाहिए वेव्स के बारे में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर इतना आप समझ जाते हो, मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। ठीक है, अभी देखो ये तो था सिंपल सा चीज। अब ना हम लोग दूसरी चीज पे आते हैं, और वो क्या है, आरटीजी। दूसरा जो डाउट है एक स्टूडेंट का, वो है आरटीजी। देखो आरटीजी का फुल फॉर्म जो होता है ना, वो होता है रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक। पिक्चर एक रख लो यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो ये ना क्या है, ये बेसिकली एक डिवाइस है। ये जो जनरेटर है, आरटीजी क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, जो कि जो रेडियो एक्टिव डिके है ना, इसके हीट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। बस यही है हमारा रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर। अभी देखो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, तो इसके स्ट्रक्चर में आपको कोई मूविंग पार्ट्स नहीं दिख रहे होंगे, जिसके कारण क्या होता है, ये जो जनरेटर होता है, इसका लाइफ जो होता है ना, बहुत लॉन्ग होता है। मूविंग पार्ट्स नहीं है, इसके कारण क्या है, इसमें ज्यादा वियर एंड टियर नहीं होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी काम कर पाता है। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि स्पेस में भी काम कर रहा है, डीप सी में भी काम कर रहा है, चाहे आर्कटिक में भी काम कर रहा है। अगर हम लोग देखें कि टेम्परेचर बहुत कम है, तो वहां भी काम करता है। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आएगा बेसिकली कि ये जो आप बता रहे हो कि ये डिवाइस है जो कि रेडियो एक्टिव डिके को, उसके हीट को बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो अब इसका पूरा मैकेनिज्म समझाओ, तो चलो थोड़ा फिजिक्स समझते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि सबसे पहले देखो, यहाँ पे बात हो रहा है रेडियो एक्टिव डिके की। अभी देखो, इसमें जनरली आप देखोगे ना, तो हम लोग हर कोई एक एग्जांपल लेता है प्लूटोनियम 238 का। तो हम लोग भी क्या करते हैं, प्लूटोनियम 238 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जिसको PU 238 भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी देखो ये क्या करता है, PU 238 जो है ना, ये बहुत ज्यादा डिके हो, मतलब हीट जनरेट करता है। ठीक है, आप देखोगे कि इसमें ना कंटिन्यूअस हीट जनरेट होती है। ठीक है, अभी देखो ये जो कंटिन्यूअस हीट है, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण एक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, वो है सीबेक इफेक्ट। ठीक है, अभी क्या है, कंटिन्यूअस हीट जनरेशन के कारण क्या होता है, एक सीबेक इफेक्ट दिखता है, जिसमें क्या होता है ना कि वन साइड इज हॉट बट अनदर साइड इज कोल्ड। एक साइड गर्म हो जाता है और एक साइड ठंडा रहता है। ठीक है, अभी क्या होता है, इस टेम्परेचर डिफरेंस से क्या होता है ना, थर्मोकपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है। ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना, एक साइड बहुत ज्यादा हॉट हो जा रहा है, एक साइड कोल्ड रहता है। अभी देखो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इसके कारण क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस, एक थर्मोकपल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन। ठीक है, तो ये था बेसिक हमारा क्या, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आरटीजी, ये कैसे काम करता है। अभी देखो जब हमें ये पता चला, इसका स्ट्रक्चर देखो। ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्टर कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग फ्यूल का कैप्सूल दिखा रहे हैं, फ्यूल का कैप्सूल कैसे होता है, एंड ये हमारा रेडिएटर फिन्स है। ठीक है, अभी देख रहे हैं हम ये चीज कि ये जो आरटीजी है, इसका अगर हम देखेंगे, तो ये लंबा लाइफ होता है, प्लस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी ये काम कर रहा होता है। तो सोचो,
अगर ऐसा है कि ये स्पेस में भी काम कर रहा है, कोल्डर रीजन में भी काम कर रहा है, तो ये कितना बेटर यूज़ हो सकता है स्पेस मिशन में। इसीलिए देखोगे, इसका यूज़ अगर आप देखोगे ना, इसका यूज़ बहुत सारा स्पेस मिशन में किया गया है। जैसे हमारा वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, क्यूरियोसिटी रोवर जो है, इसमें भी हम इसका यूज़ किए हैं। क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी काम कर पाता है। देखो डीप स्पेस में क्या होता है ना, सोलर पैनल इफेक्टिव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट वीक होता है और उस कंडीशन में हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि लगातार एनर्जी देता रहे। ठीक है? एंड उसी के कारण क्या है, उसी चीज के कारण हम लोग आरटीजी का यूज करते हैं। अभी देखो बहुत सारा रिमोट लोकेशन, जैसे आर्कटिक एरियाज में चले जाओ। इस एरियाज में क्या है ना कि आप कंटिन्यूअस उसको, अगर खराब हो जाएगा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है आपका, उसको आप बार बार ठीक नहीं कर सकते हो। हमेशा वहां पे लोग नहीं होते हैं, हमेशा आपको पार्ट्स नहीं मिलेंगे। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एकदम मिस्टर डिपेंडेबल हो ना, हम उसको यूज करते हैं। और आरटीजी बहुत डिपेंडेबल होता है। ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में आता है एक सवाल कि सर अगर ऐसा बात है तो आरटीजी के जगह पे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर क्यों नहीं यूज करते हैं, न्यूक्लियर जनरेटर क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक है? तो एक बात समझो, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ जाना है। देखो, अगर आप देखोगे ना तो आरटीजी में क्या हो रहा है ना, जो हम फ्यूल ले रहे हैं, इसका ना नेचुरल डिके को यूज कर रहे हैं, नेचुरल एमिशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है? लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, आप अगर न्यूक्लियर रिएक्टर देखोगे तो उसमें हम लोग कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन को यूज करते हैं। ठीक है? इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें होता है। इसका पावर आउटपुट अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा लो होता है, टिपिकली 100 से 300 वॉट। लेकिन इसमें जो पावर आउटपुट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है? इसीलिए आप देखोगे कि इसका यूज हम लोग पावर प्लांट्स में करते हैं जहां पे हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है? लेकिन अगर हम स्पेस मिशन कर रहे हैं जहां पे हम एनर्जी उतना ही चाहिए जितना मेरे को उस मिशन में लगना है, तो हम आरटीजी का यूज करते हैं। फायदा क्या है? लंबा लाइफ होता है, रिलायबल होता है। ठीक है? मेंटेनेंस फ्री होता है और एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन में भी काम कर जाता है। ठीक है? अभी देखो इसके साथ ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऐसा ही है, कॉस्टली भी होता है और रेडियो एक्टिव मटेरियल है, इसको हैंडल करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है? तो यहाँ पे ये लिमिटेशंस भी है, आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है? तो अभी ये चीज तो समझ आ गया। और ये जो आरटीजी है ना, इसमें जो हम लोग प्लूटोनियम को यूज कर रहे हैं, इसको बेसिकली अल्फा एमिटर कहते हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस हीट जनरेट कर रहा होता है। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हीट डायरेक्टली थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से बन रही है। क्लियर है? चलो, ये तो हमारा दूसरा डाउट। ठीक है? आरटीजी क्या होता है, आरटीजी के बारे में बताइए। अब आया तीसरा। एक डाउट था कि क्वांटम डॉट्स ये क्या होता है, बेसिकली इसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है? तो चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वांटम डॉट्स। देखो अगर आप देखोगे तो क्वांटम डॉट क्या है, क्वांटम डॉट एक नैनोमीटर साइज का सेमीकंडक्टर पार्टिकल होता है। ठीक है? क्या है ये नैनोमीटर साइज्ड सेमीकंडक्टर पार्टिकल है। ठीक है? अगर आप देखो यूजुअली तो 2 से 10 नैनोमीटर का ये होता है। अभी देखो इसका साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट जो होता है ना, वो डोमिनेट करता है। अब आपके दिमाग में ये क्वांटम कॉन्फिडेंट क्या क्या बता रहे हो सर आप। देखो, क्वांटम कॉन्फाइनमेंट इफेक्ट, साइज छोटा होने के कारण ये इफेक्ट डोमिनेट करता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी लेवल डिस्क्रीट हो जाती है, जिसके कारण आपको ये इफेक्ट देखने को मिलता है। और यही रीजन है कि जब आप इसका
साइज को डिक्रीज करोगे ना तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसमें आप देखोगे कि ब्लू कलर इज इक्वल टू स्मॉल, रेड कलर इज इक्वल टू बिगर। ठीक है, ये तो दो चीजें थी। अब आपको यहाँ पे जो मेन डाउट था, जो भी स्टूडेंट का यह डाउट है, उसका ये डाउट है ये बनते कैसे हैं, बेसिकली क्वांटम डॉट्स बनाए कैसे जाते हैं। देखो, क्वांटम डॉट को बनाने के लिए ना ब्रॉडली आप देखोगे तो तीन मेन फैब्रिकेशन अप्रोच यूज होती है। ठीक है, थ्री मेन फैब्रिकेशन अप्रोच। अभी हम इन तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहला कोलाइडल केमिकल सिंथेसिस। देखो ये ना एकदम कॉमन है, ये ज्यादातर यूज होता है। ये बेसिकली क्या है, ये लैब और इंडस्ट्री दोनों में बहुत बड़े स्तर पे यूज हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे इसका एग्जांपल, तो हम लोग जो देखते हैं ना, सी डी एस ई, क्यू डी एस, ये सब। अभी देखो हम इसको थोड़ा सा क्लियरली धीरे धीरे समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या होता है इसमें, स्टेप ए, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिकर्सर को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर प्रिकर्सर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मेटल प्रिकर्सर होता है, जैसे कि कैडमियम कंपाउंड। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारा कैल्कोजन प्रिकर्सर होता है, जिसको हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं सेलेनियम कंपाउंड। इस तरह के हम कंपाउंड को पहले प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एंड जब ये प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद हमारा जो दूसरा दूसरा जो चीज है, इसमें यहाँ पे क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, इसका हॉट इंजेक्शन मेथड। अब क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर में, ठीक है, जो हम सॉल्वेंट बनाए, जो हम कंपाउंड बनाए, इस चीज को हाई टेम्परेचर सॉल्वेंट में मेटल प्रिकर्सर को हीट किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे ये क्या बनाए, ये मेटल प्रिकर्सर है। ठीक है, और ये क्या है, ये मेरा है चैल्कोजन प्रिकर्सर। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा मेटल प्रिकर्सर है, इसको हाई टेम्परेचर में हम हीट करते हैं। ठीक है, अब जब ये हीट हो जाता है, जब, एक मिनट रुक जाओ, फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो हमारा मेटल प्रिकर्सर है, इसको हाई टेम्परेचर के साथ हीट कर रहे हैं। इसको हीट करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम इंजेक्ट करते हैं, रैपिड इंजेक्शन ऑफ सेलेनियम प्रिकर्सर। ठीक है, जब हम यहाँ पे दोनों तरह के प्रिकर्सर को मिला देते हैं, इसके कारण क्या होता है, इसके कारण न्यूक्लिएशन स्टार्ट होता है। ठीक है, और न्यूक्लिएशन स्टार्ट होने के साथ बात देखोगे आप कि यहाँ पे छोटे 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 टाइनी नैनो क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, अब ये जो टैनी नैनो क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं, इन नैनो क्रिस्टल्स के साथ क्या सीन है कि अब देखो यहाँ पे बहुत सारे नैनो क्रिस्टल फॉर्म होने लगेंगे। इसके कारण क्या होगा कि हमको इसका ग्रोथ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सी, ठीक है, स्टेप सी में क्या करते हैं, हम इसके ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अब ग्रोथ कंट्रोल कैसे होता है, देखो, टेम्परेचर और टाइम, जब हम इन दोनों को कंट्रोल करेंगे तो हम इसके जो ये जो नैनो क्रिस्टल बन रहे हैं, इसके साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं। किसके थ्रू, टाइम एंड टेम्परेचर। हम इन दोनों को कंट्रोल करके नैनो क्रिस्टल जो बन रहे हैं, इसके साइज को भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। देखो जितना देर तक ग्रोथ चलेगा, ठीक है, ग्रोथ का टाइम अगर बड़ा करोगे तो हमारा जो क्वांटम डॉट है वो बड़ा बनने लगेगा, और बड़ा बनने के कारण फिर क्या होगा, रेड एमिशन, रेड कलर का दिखने लगेगा।
ठीक है, और हम उसको जितना कम टाइम के लिए करेंगे उतने छोटे पार्टिकल्स बनेंगे। ठीक है, तो यही चीज है, इसी तरह से हम क्या करते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। बड़ा बनाना है, लंबे टाइम के लिए ग्रो करने देते हैं, छोटा बनाना है, कम टाइम के लिए ग्रो करते हैं। ठीक है, अब ये भी हो गया। फिर आता है फोर्थ स्टेप। अब क्या करते हैं, अब हम सरफेस कैपिंग करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिगेंड्स ऐड करते हैं। ये क्यों ऐड करते हैं, फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है, अभी आप लोग बोलोगे क्या, तो मैं आपको एक ये दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये बनने लगे। अब ये जो ऊपर का आपका जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पार्ट, कोर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक कोर स्ट्रक्चर दिखा, ये ऊपर का सेल वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है ये कैसे बनता है, ये सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बनाया जा रहा है, इसी को कहते हैं हम सरफेस कैपिंग। हम लिगेंड्स को ऐड करते हैं जिसके कारण स्टेबिलिटी आता है, और उसके कारण क्या होता है, कोर सेल स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसको आप देख रहे हो यहाँ पे, ZNS, CDS, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली क्वांटम डॉट्स को कैसे बनाते हैं, उसका फर्स्ट मेथड। अभी देखो यहाँ पे जो बैंड्स बन रहे हैं ना, इन बैंड्स का जो गैप होता है ये साइज डिपेंडेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्वांटम, देखो एक चीज ऐसे नहीं समझोगे, ये जो मेरा बन रहा है इसके बीच का जो बैंड गैप है, ये बैंड गैप ना डिपेंड करता है साइज पे। ठीक है, और जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ेगा बैंड गैप क्या होता है, कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है कि साइज पे डिपेंडेंट होता है बैंड गैप। अब ये अगर समझ गए हो तो एक और मेथड मैं बता देता हूं, मेथड 2। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर बीम एपिटेक्सी, MBE। यहाँ पे क्या होता है, हम टॉप डाउन सॉलिड स्टेट मेथड को यूज कर, और ये बेसिकली आप देखोगे ज्यादातर ना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है, जनरली तो पहला मेथड जो बताया वही यूज होता है, लेकिन ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका प्रोसेस आप समझोगे ना, तो इसमें क्या होता है ना, कि पहला स्टेप में अगर आप देखोगे तो जो अल्ट्रा हाई वैक्यूम चैम्बर होता है ना, इस वैक्यूम चैम्बर में क्या करते हैं, हम एटम्स को डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, वो भी लेयर बाय लेयर, और उसके बाद क्या होता है, ये खुद से ही असेंबल होने लगता है। हम इसको डिपॉजिट करते जाते हैं, किसको डिपॉजिट कर रहे हैं, एटम्स को। ठीक है, वो भी लेयर बाय लेयर। एंड उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप में देखते हैं, ये सेल्फ असेंबल हो जाता है। ठीक है, सेल्फ असेंबल क्वांटम डॉट्स फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, अभी इसका यूज अगर आप देखोगे तो जो लेजर डायोड्स बनते हैं, जो एडवांस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रहे हैं, उन सब में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और अगर आप एक और मेथड देखना चाहते हो तो यहाँ पे वो भी बता देता हूँ, मेथड 3। इसमें क्या होता है, ये आप इस मेथड को कह सकते हो लिथोग्राफी। लिथोग्राफी में क्या होता है, बल्क सेमीकंडक्टर मटेरियल को नैनो स्केल पे बल्क सेमीकंडक्टर मटेरियल को नैनो स्केल पे पैटर्न किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एचिंग टेक्निक को यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, तो आपको उतना नहीं करना है, बस आपको मैंने एक नाम बता दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये जो क्वांटम डॉट्स बनते हैं ना, इसके लिए मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स जो है, ये कौन कौन से मटेरियल होते हैं। ठीक है, तो पहले देखो CDSE, जिसको हम लोग कहते हैं कैडमियम सेलेनाइड।
PBS, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लीड सल्फाइड, INP, इसका मतलब है इंडियम फॉस्फाइड, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो पेरोव्स्काइट, क्वांटम डॉट्स, ठीक है, ये सब मटेरियल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि कलर जो होता है, वाई कलर डिपेंड्स ऑन साइज, हर किसी का दिमाग में ये चीज आता है कि कलर बेसिकली साइज पे क्यों डिपेंडेंट होता है। देखो ये ना बैंड गैप का बात है, ठीक है, जहां पे आप देखोगे अभी इसका ना एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप देखोगे तो, एक मिनट रुक जाओ, इसका फॉर्मूला क्या था, 1/r², ठीक है, आई थिंक यही था। अभी यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे हम देखते हैं रेडियस जो है, ये क्या है, आर क्या बता रहा है, रेडियस ऑफ क्वांटम डॉट्स। अभी देखो जितने छोटे डॉट्स होंगे, ठीक है, स्मॉल डॉट्स, इन सब में क्या होता है, ये जो गैप है बैंड के बीच में जो गैप होता है, ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, लार्ज बैंड गैप होते हैं, जिसके कारण ये ब्लू लाइट एमिट करता है, ठीक है। और जितने बड़े डॉट होंगे, लार्ज डॉट, तो इनके बीच में जो गैप होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिसके कारण क्या है, ये रेड लाइट एमिट करते हैं। इसी कारण से आप यहाँ पे देखोगे। अब इस क्वांटम डॉट का अगर आप यूज देखना चाहते हो, एप्लीकेशन देखना चाहते हो, तो आज के टाइम पे जो हम लोग क्वांटम QLED टीवी देख रहे हैं, सोलर सेल देख रहे हैं, ठीक है, बायो इमेजिंग देख रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च देख रहे हैं, इन सब में इसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये थे इन तीनों का डाउट, जो कि आई थिंक इंपॉर्टेंट भी था और आप लोगों के लिए समझना जरूरी भी है। तो अगर आपको ये डाउट समझ में आए हैं और लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करो और कमेंट करो, और जितना हो सके शेयर करो। इस चैनल पे आपको इसी तरह के वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन में हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू।